हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। यहां पर देखा जाए, आज हम चर्चा करेंगे 24 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए इंपॉर्टेंट खबरें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट खबरों पर डेली शाम को 7:30 बजे अपनी इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। चूंकि हम लोगों ने अपने इस क्लास का प्रारूप बदला है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा आप लोगों का भी, साथ साथ में बहुत से मैसेजेस भी प्राप्त हुए कि सर यही फॉर्मेट रखिएगा, तो उसी फॉर्मेट को हम लोग कंटिन्यू भी कर रहे हैं। आपको क्लास की पीडीएफ, जो प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वो जिस प्रकार से आपको प्रदान की जाती रही उसी प्रकार से आपको प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर देखा जाए, जो हमारा प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, हमने प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट को इस तरीके से कन्वर्ट किया है ताकि आपको याद करने में चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पिक्टोरियल फॉर्मेट में चीज़ें आपको याद होती हैं, चीज़ें आप याद रखते हैं। जिस प्रकार से चित्रात्मक चीज़ों का हमेशा से ही दबदबा रहा है, तो अब देखा जाए करंट अफेयर भी चित्रात्मक हमने कर दिया है। ठीक, ये देखा जाए क्लास सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ में जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के फैक्ट और मेंस का डाटा जो हम लोग स्टार्ट में आपको चर्चा करते थे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर यहाँ पर देखते हैं। आज देखा जाए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि हर साल जो 24 अप्रैल का दिन होता है, 24 अप्रैल का दिन किस रूप में मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल के दिन जो होता है इसको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर देखा जाए, ये ग्रामीण स्वशासन जो होता है, ठीक है, ग्रामीण स्वशासन, उसके लिए सबसे बड़ा दिन है। यहां पर देखा जाए क्यों मनाया जाता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है 73वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, उसी की स्मृति में मनाया जाता है। और पंचायती राज से संबंधित है, ये सवाल पूछा जा चुका है परीक्षा में, कई बार पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आप पेपर उठाइए 2025, ठीक है, 2025 यूपी पीसीएस पूछा गया है, 2024 यूपी पीसीएस पूछा जा चुका है, 2023 में पूछा जा चुका है। इवन देखा जाए, जो स्थानीय स्वशासन होता है उससे संबंधित सवाल हर बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जमीनी, यहाँ पर देखा जाए जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती है उसको सशक्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कुछ पंचायती राज से जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं, कीवर्ड्स देख लेते हैं। संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यहाँ पर देखा जाए जो स्थानीय स्वशासन है या फिर जो पंचायती राज है, उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संविधान में शामिल कर ग्रामीण स्वशासन को शक्ति प्रदान की गई थी, अर्थात संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखा जाए स्थानीय विकास से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर जो विकास है, यानी कि लोकल डेवलपमेंट है, उसको मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ चर्चा करते हैं तो लोकतंत्र में लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना तथा जन भागीदारी को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ पर जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इस अवसर पर होता क्या है कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो पंचायत है उनको सम्मानित भी किया जाता है। यानी कि जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इस दिन जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत हैं उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया जाता है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। चलिए देखते हैं, यहां पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो जमीनी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। यहां पर चर्चा करें 73वें संविधान संशोधन के बारे में, मैंने आपको बता दिया, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस से पूछे जाते हैं अक्सर यहां से सवाल। और यहां पर देखा जाए कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, ठीक है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, पंचायती राज मंत्रालय, उसी के द्वारा देखा जाए ये मंत्रालय है, इसी के द्वारा यहाँ पर जो पंचायती राज पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं। चलिए दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के बारे में चर्चा करें। कब मनाया जाता है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो पुस्तकों, लेखकों और कॉपीराइट के महत्व का वैश्विक उत्सव है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा 1995 में पेरिस सम्मेलन में इसको स्थापित किया गया था। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, ये देखा जाए 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी? यूनेस्को के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। अब 23 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना गया? यहां पर देखा जाए तो विलियम शेक्सपियर, ठीक है, मिगले दे सर्वेंट्स और इंका गार्सिलासो दा ला वेगा, ये सब लोग यहां पर आप फोटो में देख सकते हैं। ये सब लोग देखा जाए तो इंग्लिश लिटरेचर के, जो अंग्रेजी साहित्य है, उसके पुरोधा थे। ठीक है, एक तरफ से देखा जाए बहुत जाने माने नाम, हर कोई इनको जानता है। ठीक, अब यहां पर देखा जाए इनकी पुण्यतिथि होती है 23 अप्रैल का जो दिन होता है, इन तीनों लोगों की पुण्यतिथि 23 अप्रैल को ही मनाई जाती है। और इसी चीज को देखा जाए महत्व देने के लिए यहां पर यूनेस्को के द्वारा, ठीक, 1995 में
पेरिस सम्मेलन के दौरान आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया कि हर साल 23 अप्रैल का दिन मनाया जाएगा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए पहला कब बनाया गया था, देखा जाए तो बार्सिलोना स्पेन में पहला आयोजन 1996 में किया गया था। ठीक, तो इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक पॉइंट और याद रखिए, यहां पर देखा जाए वर्ष 2026 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको घोषित किया गया है, वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको घोषित किया गया है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं, यह है मोरक्को, ये अफ्रीकन देश है मोरक्को। ठीक है, और रबात, रबात को देखा जाए राजधानी है मोरक्को की रबात, रबात को वर्ष 2026 के लिए यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित करने के पीछे यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यहां पर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर साक्षरता एवं प्रकाशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रबात को, यानी कि मोरक्को की राजधानी रबात को वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए अमेरिकी नौसेना प्रमुख जो है जॉन फेलन, इनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। अब बर्खास्त करने के पीछे मुख्य कारण जो बताया गया है, देखा जाए जो आपसी मतभेद होता है ना, वो आपसी मतभेद को बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए रक्षा विभाग के द्वारा तत्काल प्रभाव से इनको पद से हटा दिया गया, जॉन फेलन को 22 अप्रैल 2026 को। ठीक है, रक्षा नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ है अमेरिका में। यहां पर देखा जाए जो रक्षा सचिव है, जैसे हमारे यहाँ पर रक्षा मंत्री होते हैं ना, वैसे वहां पर देखा जाए डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, पीट हेक्सेथ, बेसिकली देखा जाए जो रक्षा मंत्री रक्षा सचिव है, अब वहां पर एक युद्ध मंत्रालय का गठन कर दिया गया, यूएसए में एक युद्ध मंत्रालय का गठन कर दिया गया है। अब युद्ध मंत्रालय का गठन कर दिया गया तो पीट हेक्सेथ वहां के देखा जाए युद्ध मंत्री भी हैं एक तरीके से। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए इनके द्वारा बयान जारी कर यह पुष्टि की गई है कि जो जॉन फेलन थे, इनको नौसेना प्रमुख के पद से हटा दिया गया है। ठीक, अब यहां पर कारण भी बताया गया, मतभेद का कारण यहां पर बर्खास्त किया गया है। जॉन फेलन पहले थे, अब देखा जाए इनके स्थान पर नई नियुक्ति किसकी हुई है, कौन बने हैं, तो हंग काओ। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, हंग काओ जो है ये अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के दृष्टिकोण से भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में अमेरिका के नए नौसेना प्रमुख, या वहां पर देखा जाए नेवल सेक्रेटरी बोला जाता है, किसको बनाया गया है। ठीक, हंग काओ इनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए इसके पहले अभी 22 अप्रैल को तो जॉन फेलन को हटाया गया है। ठीक, उसके पहले देखा जाए रेंडी जॉर्ज को हटा दिया गया था। किसको, रेंडी जॉर्ज को 2 अप्रैल 2026 को पद से हटा दिया गया था। अब यहां पर देखा जाए अमेरिका में जो रक्षा नेतृत्व है ना, उसमें बहुत तेजी से बदलाव का ट्रेंड देखा जा रहा है। ठीक, कि जो ट्रंप के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे उनको हटा दिया जा रहा है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। चौथी खबर क्या है, यहां पर देखा जाए एविएशन टरबाइन फ्यूल में सिंथेटिक ईंधन मिलाने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, जो वायुयानों में यूज किया जाता है, उसमें देखा जाए जो सिंथेटिक ईंधन होते हैं, ठीक है, इसको मिलाने की मंजूरी दे दी गई है। अब ये सवाल आपके देखा जाए तो यूपीएससी के साथ साथ में यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा GS3 के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चर्चा करते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है अप्रैल 2026 में, एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF की बढ़ती कीमतों पर, ठीक है, बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए यहां पर देखा जाए सिंथेटिक ईंधन मिलाने की मंजूरी दे दी गई है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। अब यहां पर चर्चा करते हैं कि सिंथेटिक ईंधन क्या है और जरूरी क्यों है। यहां पर देखा जाए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है सिंथेटिक ईंधन, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा सिंथेटिक ईंधन क्या है। ठीक है, तो कचरे, गैस या केमिकल प्रक्रियाओं से बनने वाला जेट फ्यूल है। ठीक है, जो कचरे होते हैं, वेस्ट होते हैं, वेस्ट, गैस या केमिकल प्रक्रिया से बनने वाला जो फ्यूल होता है वो होता है सिंथेटिक ईंधन। यहां पर देखा जाए कम प्रदूषण वाला और पर्यावरण के लिए पूरी तरीके से अनुकूल भी होता है। अब यहां पर चर्चा करें कि क्यों अचानक से इसको मिक्स करने की मतलब कवायद शुरू कर दी गई, कारण क्या है। कारण वही है जो पश्चिम एशिया में तनाव के कारण, साथ ही साथ में यहाँ पर देखा जाए जो विमानन ईंधन है, इसकी वैश्विक कीमतों में भारी उछाल देखी गई है। इसी कारण से देखा जाए तो सिंथेटिक ईंधन मिलाने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर चर्चा करें, बेसिकली जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, इसमें अगर 5% सिंथेटिक फ्यूल मिलाते हैं तो ये
सस्टेनेबल एविएशन को बढ़ावा देगा। और सस्टेनेबल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है 2030 तक यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा 2030 तक 5% मिश्रण या ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में देखा जाए तो ये प्रतिशत अभी मतलब यहाँ पर प्रतिशत तय नहीं है वर्तमान में कि कितना परसेंट मिलाया जाएगा, लेकिन सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 5% सिंथेटिक ईंधन मिलाया जाएगा। जिस प्रकार से जो पेट्रोलियम था, पेट्रोल था, उसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा था। अब देखिए आप गाड़ियां देखते हैं ना, उस पर E20 लिखा रहता है, ठीक, E20 लिखा रहता है, एथेनॉल 20। सरकार ने वैसा लक्ष्य निर्धारित किया था E20 का, और ये E20 का जो लक्ष्य था ये पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में PYQ में पूछा जा चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सस्टेनेबल एविएशन है इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कब का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को आपको याद रखना है, ठीक, 2030 के लक्ष्य को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ में उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन, यहां पर चर्चा करें कब इसका आयोजन, आज 24 अप्रैल 2026 के दिन लखनऊ उत्तर प्रदेश में उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लखनऊ में उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और उसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। चलिए देखते हैं सम्मेलन के कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। क्या है मुख्य बिंदु, उससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्रतिभागी राज्य। अब ये जो उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन है इसमें कौन कौन से राज्य यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पंजाब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, हरियाणा पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बाद देखा जाए अपना उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेट कर रहा है, उत्तराखंड पार्टिसिपेट कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए ये टोटल 7 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर बेसिकली जो मुख्य बिंदु है, कौन से पॉलिसी कोर इशू है जिन पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो KCC के विस्तार पर चर्चा की जाएगी, यहां पर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एवं फार्मर रजिस्ट्री है उस पर चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ जो दलहन और तिलहन मिशन केंद्र सरकार के द्वारा नई शुरू की गई स्कीम है, योजना है, इस पर भी देखा जाए चर्चा की जाएगी विस्तार से। और खेती के आधुनिकीकरण एवं उर्वरक उपलब्धता पर भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं एग्जाम फोकस, कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स देख लेते हैं। योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा। यहां पर देखा जाए इस सम्मेलन में मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी सफल राज्य योजनाओं का अनुभव भी साझा किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे सफल राज्य योजनाओं का यहां पर देखा जाए जो अनुभव है उसको साझा किया जाएगा। आगामी रणनीति भी तय की जाएगी और यहां पर देखें तो यह बैठक आगामी राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन की रूपरेखा तय करेगा, ठीक है। और मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी करना और कृषि विकास हेतु ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो लखनऊ में उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। यहां पर देखा जाए अटल पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ मुख्य कारण क्या है यहाँ पर ये चर्चा के मतलब चर्चा में आ जाने का इस योजना के, देखा जाए तो 9 करोड़ नामांकन का जो आंकड़ा था उसने पार कर लिया है, ठीक है। 9 करोड़ नामांकन का आंकड़ा अटल पेंशन योजना ने पार कर लिया है। देखिए यहां पर तो यह एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा माइलस्टोन है। वित्त वर्ष 2025 के 25-26 के अंतर्गत ही देखा जाए, यानी कि जो 2025 और 26 का वित्त वर्ष था, केवल इसी वित्त वर्ष में देखें तो 1.35 करोड़ से अधिक नए सदस्य, यानी कि अभी तक जब से योजना स्टार्ट हुई है सबसे ज्यादा सर्वाधिक नामांकन इसी वर्ष दर्ज किए गए हैं 2025-26 के वित्त वर्ष में। अब यहां पर देखा जाए ये आंकड़ा जो 9 करोड़ का आंकड़ा था ये कब पार हुआ, तो 21 अप्रैल 2026 को। ये डेट भी याद रख सकते हैं। BPSC क्या करता है, अक्सर ऐसे डेट पूछ लेता है, योजनाओं से संबंधित डेट पूछ लेता है, या फिर कोई शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसका डेट पूछ लिया। जैसे जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, जिस दिन शपथ ग्रहण जिस दिन उनका हुआ है वो डेट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैंने बताया भी है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए जो अटल पेंशन योजना है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 2024 UPPCS प्रीलिम्स परीक्षा में लगभग 4 प्रश्न योजनाओं से पूछे गए थे। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। बेसिकली यहां पर देखा जाए तो लक्षित समूह कौन से हैं, गरीब, वंचित व असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो लक्षित समूह थे अटल पेंशन योजना के तहत। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इसका संचालन देखा जाए तो
PFRDA के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसका नियमन किया जाता है। और यही पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे मैंने कंफ्यूजिंग पॉइंट भी लगा रखा है, कहां से आप कंफ्यूज हो सकते हैं उसको भी देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि पेंशन का लाभ क्या होगा। 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक गारंटीकृत पेंशन यहां पर मिलती रहेगी। और मृत्यु उपरांत क्या होगा कि जो नॉमिनी होंगे, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर जिसको नॉमिनी बनाया गया होगा, उसको भी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। ये है महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य अटल पेंशन योजना से संबंधित। अब यहां पर कंफ्यूजिंग पॉइंट कौन सा है वो भी देख लेते हैं। यहां पर देखा जाए जो रेगुलेटर अलर्ट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इस योजना का कौन संचालित करता है, ऐसे सवाल पूछ लिया, अगर दे दिया वहां पर आपकी परीक्षा में 2 कथन वाले सवाल आए, ठीक है, 2 कथन वाले सवाल आपके एग्जाम में पूछा और वहां पर एक कथन दे दिया कि ईपीएफओ या एलआईसी, ठीक, अब यहां ईपीएफओ या एलआईसी दे दिया तब गलत हो जाएगा वही कथन। इसी वजह से यहां पर देखा जाए रेगुलेटर अलर्ट मैंने डाल दिया है आपके लिए, ठीक, ताकि आप चीजों को याद रख सकें कि किसके द्वारा, PFRDA के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अटल पेंशन योजना किसके द्वारा संचालित किया जाता है, PFRDA के द्वारा संचालित किया जाता है। और यहां पर देखा जाए एक खास बिंदु यह है कि 5 निश्चित पेंशन स्लैब है, 5 निश्चित पेंशन स्लैब है। कौन कौन से, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 3000 का, 4000 का और 5000 का, यानी कि न्यूनतम 1000 और मैक्सिमम 5000 रुपए पेंशन प्राप्त होती रहेगी 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद। जिस पेंशन स्लैब में आपने एनरोल किया है उसी पेंशन स्लैब के अनुसार आपको पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। और इस योजना की प्रकृति कैसी है, तो पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, यानी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको जबरदस्ती पकड़ के आपका बीमा किया जाएगा। आप बीमा करते हैं तो पेंशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, यहां पर देखा जाए भारत जो है ये 38वें बगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो 38वां बगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर है इसमें भारत को विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मिलित किया गया या बुलाया गया था। अब यहां पर देखा जाए जो ये बगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, कोलंबिया में किया जा रहा है। स्थान क्या है, बगोटा राजधानी है कोलंबिया की, वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी आगे मैं मैप में दिखाऊंगा कि कहां पर है कोलंबिया, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए भारत विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुआ है। खास बात यह हो जाता है कि ये जो 38वां बगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर है इसका आयोजन कब से कब तक, तो 21 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 4 मई तक चलेगा। कब से कब तक, 21 मई से लेकर 4 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब भारत पवेलियन का यहां पर शुभारंभ भी किया गया है, ठीक है, भारत पवेलियन का शुभारंभ किया गया है। तो भारत पवेलियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो नेशनल बुक ट्रस्ट के नेतृत्व में भारत यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत का पवेलियन यहां पर स्थापित किया गया है, बनाया गया, मतलब पवेलियन बनाया गया, उसका उद्घाटन हुआ है। और थीम बेसिकली क्या रखा गया है, रीड एंड एक्सप्लोर इंडिया, ठीक है। जो भारत पवेलियन है इसका थीम क्या रखा गया है, इसका थीम रखा गया रीड एंड एक्सप्लोर इंडिया। और यहां पर चर्चा करें जो प्रतिनिधिमंडल है, भारत के प्रतिनिधिमंडल, इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे 50 सदस्यीय टीम के साथ ये नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक। और जो भारत का पवेलियन है यहां पर चर्चा करें तो 3000 वर्ग मीटर में विशाल पवेलियन भारत का बनाया गया है। साथ ही साथ भारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। 100+ सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लेखक सत्र आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें तो स्पेनिश भाषा में अनुवादित 50+ भारतीय बाल पुस्तकें भी इस बगोटा 38वें इंटरनेशनल बुक फेयर में प्रकाशित भी की जा रही हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्ट देख लेते हैं बगोटा के बारे में। यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ये है कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया, और यहीं की राजधानी है बगोटा, ठीक। अब एक खास बात ये हो जाती है कि यहां पर एक विशिष्ट प्रकार की घास पाई जाती है, उस घास का नाम है लानोज। क्या नाम है, लानोज। ये लानोज घास कहां पर पाई जाती है, कोलंबिया में पाई जाती है। सवाल आपकी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। जो घास के मैदान होते हैं ना, अक्सर पुस्ताज कहाँ पाई जाती है, हंगरी में पाई जाती है। उसी प्रकार से देखा जाए प्रेरीज कहाँ पर पाई जाती है, डाउन्स कहाँ पर पाई जाती है, ठीक। तो ये सारे बेल्ट्स कहाँ पर पाई जाती है, ये सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, ठीक। तो लोकेशन देख लीजिए, बगोटा दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय देश है जिसकी राजधानी यहाँ पर देखा जाए कोलंबिया की राजधानी है। साथ ही साथ पवेलियन का थीम, जो भारत की पवेलियन है उसका थीम क्या रखा गया है, तो रीड एंड एक्सप्लोर इंडिया। और यहाँ पर देखा जाए जो नोडल एजेंसी है, यानी कि भारत की जो नोडल एजेंसी है, कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, राष्ट्रीय
पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। जस्टिस लीसा गिल, ठीक है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये है जस्टिस लीसा गिल, क्या बनी है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जो है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति है वो 25 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगी, कल से प्रभावी हो जाएगी। इन्होंने किसका स्थान लिया है, धीरज सिंह ठाकुर का इन्होंने स्थान लिया है। किसका, धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लिया है। 25 अप्रैल 2026 से इनकी नियुक्ति प्रभावी होगी। और ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, जब से हाईकोर्ट बना है तब से लेकर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। करियर सफर के बारे में चर्चा करें तो 1990 में इन्होंने वकालत की शुरुआत की थी और 2014 में देखा जाए तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा जाए तो इनकी नियुक्ति आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 27 फरवरी 2026 को सिफारिश की गई थी। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहां पर इनकी नियुक्ति की गई। और किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो ये आपके पॉलिटी के सेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी जो राज्य व्यवस्था है उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 217(1) के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 217(1) के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। आगे चलते हैं, यहां पर देखा जाए एग्जाम फोकस क्यों महत्वपूर्ण, क्यों मतलब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, चर्चा करें। सबसे पहले देखते हैं राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, आर्टिकल 217(1) के तहत की जाती है। आपके स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं, यह कॉलेजियम की एडवांस ट्रांसफर नीति का हिस्सा भी है। इसको आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड के फॉरवर्ड में। साथ ही साथ न्यायपालिका में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ठीक। तो महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, चूंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, ठीक है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है तो जाहिर सी बात है कि नारी सशक्तिकरण से संबंधित सवाल या जो निबंध होता है वो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं, महिलाओं का योगदान समाज में, तो महिलाओं का समाज में न सिर्फ राजनीति में, ठीक है, समाज में योगदान, जो शिक्षा का क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में जो योगदान जब आप लिखते हैं तो वहां पर एक की मतलब योगदान के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है लीसा गिल जी का नाम, ठीक है, जस्टिस लीसा गिल। इनका नाम याद रखिएगा, आप परीक्षा में यूज कर सकते हैं इनका नाम। चलिए आगे देखते हैं, विभा पदलकर HDFC लाइफ की MD और CEO पद पर इनकी पुनः नियुक्ति की गई है। ये है विभा पदलकर जी, ठीक है। इनको देखा जाए जो HDFC लाइफ है उसकी MD और CEO बनी है, ठीक। चर्चा करें तो अगले 5 वर्षों के लिए इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है और इनकी नियुक्ति जो है ये 12 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। 12 सितंबर 2026 से ये अपने पद पर अभी तो हैं, लेकिन पुनः इनको 5 साल के लिए और एक्सटेंशन इनको प्रदान कर दिया गया है। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करें कि 2021 से लेकर 2025 तक मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस की सूची में इनको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। लगातार 2021 से 2025 तक जो विभा पदलकर जी हैं, इनको लगातार मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस की जो लिस्ट निकाली जाती है उस लिस्ट में इनको सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए सफलता का सफर और प्रमुख उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर लें तो 2008 में कंपनी की CFO के रूप में ये सम्मिलित हुई थी, ठीक। HDFC लाइफ में CFO के रूप में, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में सम्मिलित हुई थी। 2017 में क्या हुआ, इन्हीं के देखा जाए तो नेतृत्व में पब्लिक लिस्टिंग यानी कि IPO में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। साथ ही साथ चर्चा करें 2018 में MD और CEO का पदभार संभाला, ठीक। फिर उसके बाद देखा जाए एक्सीड लाइफ इंश्योरेंस के अधिग्रहण में सफल नेतृत्व भी किया था। विशेषता यहां पर देखा जाए विशेषज्ञता क्या है तो फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट एवं ICAI ये सदस्य भी हैं, ठीक। फाइनेंस एवं रिस्क मैनेजमेंट तथा ICAI की सदस्य भी हैं विभा पदलकर जी। चलिए देखते हैं यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था से, तो ये आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहां पर देखा जिनका नाम याद रखिएगा, विभा पदलकर जी HDFC लाइफ की MD और CEO का पदभार संभाला है। 2021 से 2025 तक मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस की सूची में इनको सम्मिलित किया गया है। और ये भी पॉइंट आपके निबंध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में UPPCS में चाहे लोअर PCS में का जो लोअर PCS का मेंस होगा या फिर देखा जाए आपकी RO की जो परीक्षा होने वाली है या जहां भी निबंध का सेक्शन है वहां पर देखा जाए ये पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पे पॉइंट इंडिया के बारे में चर्चा करें। पे पॉइंट इंडिया RBI के CPS सिस्टम में शामिल पहली प्राइवेट फिनटेक बन गई है, ठीक है। जो पे पॉइंट इंडिया है इसका नाम याद रखिएगा, ये RBI का जो CPS सिस्टम है, ठीक, CPS सिस्टम यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, उसमें सम्मिलित होने वाला पहला प्राइवेट फिनटेक कौन सा है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि RBI के CPS सिस्टम में शामिल होने वाला पहला प्राइवेट फिनटेक, ठीक।
टिक कर देना पे पॉइंट इंडिया। चलिए चर्चा करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव किया है। इसके तहत देखा जाए तो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम की सदस्यता यहां पर पे पॉइंट इंडिया ने हासिल की है। चर्चा करते हैं। तो पहली प्राइवेट फिनटेक है ये, जिसे बैंकों, जिससे होगा क्या, अब जब ये सीपीएस को ज्वाइन कर लेगा तो सीपीएस को ज्वाइन करने के बाद होगा क्या कि पहले जो पे पॉइंट इंडिया था ये बैंकों पर निर्भर था, अब बैंकों पर ना निर्भर होकर सीधे सीधे इसका जो निर्भरता हो जाएगी वो आरबीआई पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नीतिगत बदलाव और उसके प्रभाव क्या होंगे देख लेते हैं। पहले क्या था, पहले था कि सीपीएस की पहुंच केवल बैंकों और संस्थाओं यानी कि एनपीसीआई और सीसीआईएल तक ही था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब देखा जाए कंपनी को आरटीजीएस और एनईएफटी तक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट पहुंच मिलेगी। इसे अपना आईएफएससी कोड भी मिलेगा। ठीक, आईएफएससी कोड भी मिलेगा। जो पे पॉइंट इंडिया है इसको देखा जाए अपना खुद का आईएफएससी, जैसे आप बैंकों में जाते हैं ना, मतलब आप समझिए कि बैंक में आप जाते हैं, आपसे पूछा जाता है आपका आईएफएससी कोड क्या है, अपने क्रेडिट कार्ड का या फिर अपना जो डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे के 4 अंक क्या है, ये सब पूछे जाते हैं ना। अब यहाँ पर जो पे पॉइंट इंडिया है उसका खुद का आईएफएससी कोड होगा। चलिए देखते हैं। सीधे आरबीआई को करंट व सेटलमेंट अकाउंट संचालित कर सकेंगे। फायदे क्या होंगे, लेन देन की लागत में कमी आएगी, साथ ही साथ दक्षता में वृद्धि होगी, डेटा सुरक्षा होगा तथा डाटा ट्रांसफर में तेजी होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखा जाए अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए सीपीएस जो की टर्म है, सीपीएस सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, अब प्राइवेट फिनटेक के लिए भी खुल गया है। ठीक, यह भारत में भुगतान ढांचे यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वित्तीय समावेशन का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए पे पॉइंट इंडिया को अपना स्वयं का आईएफएससी कोड भी मिल जाएगा। पहले क्या होता था, वही मैंने बताया कि पहले होता था ये कि कोई फिनटेक होता था वो जो ट्रेडिशनल बैंक है उनसे जुड़ता था, फिर वो ट्रेडिशनल बैंक आरबीआई से जुड़े होते थे। लेकिन अब देखा जाए आरबीआई के नीतिगत बदलाव के कारण जो फिनटेक है वो सीधे सीधे आरबीआई से जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। अब चलते चलते कुछ सवाल है, उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, प्रश्न संख्या 1 देखा जाए तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस संगठन के द्वारा स्थापित किया गया, डब्ल्यूएचओ के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल में सिंथेटिक ईंधन मिलाने की अनुमति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ईंधन की कीमतें बढ़ाना, आयात को बढ़ाना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना या सैन्य उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, बताइए। सवाल डायरेक्टली पूछा जा सकता है 2010 में, 2012 में, 2015 में या 2018 में। और अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है, देखा जाए तो लीसा गिल किस राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। ठीक, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न ज्यादा नहीं है इसलिए, क्योंकि कल 10 सवाल पूछ लिए आप लोगों ने 10 सवाल का रिप्लाई तक नहीं किया। ठीक, आंसर बहुत कम लोगों के आए, तो यहाँ पर सवालों की संख्या 5 ही रखी गई है ताकि आपको टाइप करने में भी आसानी हो, 5 सवाल टाइप करके आगे बढ़े। ठीक है, तो इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसकी क्लास पीडीएफ टेस्ट ऑलरेडी, वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के बगल में टेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। पीडीएफ आपको कल सुबह व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, जैसे डेली शेयर कर दी जाती है उसी प्रकार से देखा जाए तो कल सुबह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रिंटेबल पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। पीपीटी आपके वीडियो देख रहे हैं ऐप पर, तो वीडियो के बगल में जस्ट, अगर आप ऐप पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के जस्ट बगल में देखेंगे तो पीडीएफ लगा हुआ है, ये पीपीटी आपको वहीं पर मिल जाएगी। उस पीपीटी से आप रिवाइज आसानी से कर सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।